बहू की होशियारी। सुंदर नगर में चंदर नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 7 बेटे थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। चंदर की पत्नी का देहांत हो चुका था। 7 बेटे और चंदर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उसके परिवार का भला नहीं होता था। चंद्र के परिवार में अच्छी खुराक वाले सदस्य थे, इसलिए इतने कम खाने में हमेशा भूखे ही रह जाया करते थे। कई बार चंद्र के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु ये सोचकर वह अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वह उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य तलाश करवा लेगा और फिर उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटका देगा। एक दिन चंद्र भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया, ए चंद्र, तुम्हारे 7 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा झोंकते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर देते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो झोंकना नहीं पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद ये मालूम नहीं था कि चंद्र के बड़े बेटे नंद किशोर की 2 साल पहले ही शादी हुई थी, इसलिए चंद्र के सामने ऐसा सवाल किया था। तब चंद्र ने बुढ़िया को बताया, चाची, नंद किशोर की शादी हुए तो 2 साल बीत चुके हैं, मगर उसे अपना वाक़या अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फूंक मारने लगा। क्यों रे, क्या हुआ चंद्र? मुझे भी बता, क्या हुआ? बुढ़िया ने उत्सुकतावश पूछा। क्या बताऊं चाची, चंद्र ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, उसकी बहू अपनी माँ के घर पर ही है। माँ के घर पर? क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपने साथ उसे लेकर आए? बुढ़िया ने चंद्र को सुझाव दिया। कैसे लाए चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ भी सके, और फिर नंद किशोर के पास ऐसे कपड़े भी नहीं चाची जिन्हें पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। अरे वाह रे चंद्र, बस इतनी सी बात? मैं तो समझी थी कि कोई बड़ा बखेड़ा है। चल, तुम्हें कपड़े मैं दूंगी, तुम नंद किशोर को उसके ससुराल भेजने का प्रबंध करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कहकर बुढ़िया अपने घर चली गई। चंद्र की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने कपड़े लेकर अपने बेटे नंद किशोर से कपड़े पहनकर ससुराल जाने के लिए कहा तो तैयार होकर चला गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई और 3 दिन वहाँ रहने के बाद नंद किशोर अपने बहू को लेकर घर की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उनके घर में तो कोई चारपाई भी नहीं जिस पर वह अपनी बहू को बिठा सके। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा उस बुढ़िया के घर पर ही उतार दिया, और जब वह अपने घर खाली हाथ आया तो चंद्र ने उससे उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया, तो उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया। फिर वे राजा के नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने नंद किशोर की पत्नी की खूब खातिर की और फिर वे बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी थी कि क्या ये उसका घर नहीं है। तब उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, क्यों माँ जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया ने जो कुछ सच था उसे बता दिया और उसके घर छोड़ाई। अपने पति के घर में घुसकर बहू ने देखा तो उसका बहुत बुरा सा वह घर लगा। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए थे। चूल्हों की राख बिखरी पड़ी हुई थी। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4-5 प्लेटें थी। कपड़ों को उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी थी। अपने ससुराल के घर की हालत देख बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सोचने लगी कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म में दे रहे हैं। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया। आंगन में फैले चूल्हों की राख, जगह जगह बने चूल्हों तोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। फिर वह अपने पति के आने का प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी, परंतु उनमें से अभी तक कोई सदस्य भी घर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली। उसे चिंता होने लगी कहीं कोई गैर आदमी आकर उसके साथ दुराचार न करने लगे।
उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु जैसे ही ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर आए और उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी है। ये देखकर वह सब प्रसन्न हो उठे। परंतु जब चंद्र की निगाह चूल्हों की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हों को ही ख़त्म कर दिया, अब हम खाना कहाँ बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। ठीक बहू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर चंदर ने जौ के वो दाने जो हर रोज़ राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतने ही जौ देता है? हाँ बेटी, चंदर ने बताया, राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किस में है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी। फिर वह बोली, तुम सब लोग दब्बू हो, राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, राजा तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। कल तुम उससे कहना कि वह इससे 3 गुना जौ दे तो काम करेंगे, उसको ज़रूरत होगी तो तुम लोगों से काम कराएगा। और सुनो, तुम डरना मत। नंदकिशोर ने कहा, भाग्यवान, तुम नहीं जानती राजा को, हमारी बात सुनकर वह हमारी ज़बान कटवा देगा। तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपना हक उससे मांग रहे हो, और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो, राजा से कल तुम यही बात कहना तो सही, राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब चंदर ने बहू को आश्वासन दिया कि वह ऐसे ही करेंगे जैसे वह कह रही है। फिर अगले दिन रोज़ पूरे दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जौ दिए, जो चंदर ने उससे 3 गुने जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और उन्हें 3 गुना मात्रा में जौ दे दिए। वे खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। बहू के सामने उन जौ को रखा। बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुना अधिक है, तो उसने पूछा, क्या राजा ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? नहीं बहू, उन्होंने चुपचाप हमें 3 गुने जौ दे दिए, चंदर ने बताया। बहू जौ लेकर पिछले दिन की भांति बूढ़ी के घर गई और उन्हें पीट लाई। फिर उसने रोटियां और सब्जी बनाकर परोसी। खाना खाकर सबने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वह अकल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वह आधे जौ बचाकर रख देती थी। 1 हफ्ता उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुनो, आज तुम राजा से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता, वह कुछ न कुछ जौ की मात्रा और बढ़ा दें। शाम को काम से निपटने के बाद बाप बेटा राजा के पास गए और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा, तो राजा ने बिना कुछ कहे जौ की मात्रा फिर से 3 गुना कर दी। वह जौ लेकर घर आए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा, बापूजी तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर चंदन ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मैंने काफ़ी अनाज बचा बचाकर इकट्ठा कर लिया है। तुम लोग बाज़ार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात चंदर की समझ में आ गई। दूसरे दिन उसने बाज़ार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देख चंदर और उनके बेटों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे घर के लिए कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी तुम रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो, तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिला उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात गांठ बांध ली और अगले ही दिन से वह रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आता था। रास्ते में यदि उसे कागज़ भी मिल जाता तो वह उसे भी नहीं छोड़ता और बहू उन सब चीज़ों को घर के एक कोने में जमा करती रहती थी। चंदर रोजाना कुछ न कुछ लेकर घर में घुसता था, किंतु आज उसे रास्ते भर कुछ ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी जिसे वह उठाकर अपने घर ले जा सके। वह एक
जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नज़र रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ गई। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। उसने देखा सांप वाकई मरा हुआ था। उसने सोचा कि वह उसी मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाए। यदि वह घर में कुछ भी लेकर नहीं घुसा तो उसके बेटे की बहू कहीं उससे नाराज़ न हो जाए। तब चंदन ने एक लकड़ी पर उस सांप को बांध दिया और उसे ही अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वह उछलकर बोली, अरे ये क्या उठा लाया पिताजी। फिर कुछ सोचने के बाद वह बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले आए हैं तो छत पर फेंक दो। चंदन ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। वह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप को देखा। वह तुरंत वहाँ उतर आई। चील ने हार तो छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसने एक संदूक में सुरक्षित रख लिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब ये बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी को कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन राजा ने पुणे नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूमात हो तो तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताएं। यह ऐलान भी नंदकिशोर की बहू ने सुना। फिर जब शाम को उसके पति, ससुर और देवर सब घर आ गए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई चाल है। बहू की बात सुनकर चंदन ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है, हम उसे जानते हैं, वह झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील ले उड़ी है। और फिर राजा को उसकी ज्योतिषियों ने बताया कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम बेटी कि हार कूड़े में मिलेगा। चंदन ने उत्सुकतावश पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तुम मेरी बात मानो, राजा के दरबार में तुम झूठ मूठ का पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसे मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू तू। चंद्र को क्रोध आया, अगर वहाँ हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़ा देंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चंद्र सहम कर पीछे हटा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप ऐसा ही करें जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर चंद्र ने बहू की बात मान ली और एक कागज़ की पोथी को लेकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। वहाँ उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसकी बेटी की बहू ने उसे समझाया था। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई। चंद्र की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। संयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे राज ज्योतिषी चंद्र की भविष्यवाणी को मान गए। वह नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ गंवार आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, चंद्र, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हजूर अपना कर्तव्य का पालन किया। चंद्र राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है, तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने पुनः चंद्र से आग्रह किया। राजा की बात सुनकर चंद्र बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख हैं। हाँ, मेरी पुत्रवधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊँगा, तब आपको बताऊँगा। ठीक है, जाओ, तुम इसी समय बहू से पूछ कर आओ। राजा ने उसे घर भेज दिया। वे घर आकर बेटी की बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, ये कौन सी बड़ी बात है पिताजी। तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के भी घर में दिया न जलने दे।
यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात चंद्र की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा कराकर इसे क्या मिलेगा। वह कहने लगा, बेटी मेरी समझ में तेरी उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही हैं। मैं ऐसी बात राजा से कैसे कह सकता हूँ। वे तो गुस्से से भरकर मुझे पागलखाने में डलवा देंगे। तुम घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो। वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा पिताजी। जाओ, जैसे मैंने कहा तुम वैसे ही करना। फिर चंद्र अपना सा मुँह लेकर दरबार में पहुंचा। वहाँ राजा ने उससे पूछा, कहो चंद्र क्या सलाह मशवरा करके आए हो। सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया हूँ वह सब अभी आपके सामने बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दें कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर चंद्र ने कहा, महाराज धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूलकर भी अपने घर में दिया न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा। चंद्र की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चंद्र। सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर चंद्र अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवा आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा महाराज। और राजा को चंद्र की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दे दिया था। उसे अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर पे दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गया। लोग राजा और चंद्र को कोसने लगे, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा नहीं हुआ था। ये तो सरासर राजा की जाति है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन उनकी बात वहाँ सुनने वाला कौन था। समय बीतता चला गया और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दीपक नहीं जलाया। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंद्र के घर में घी का दीपक प्रकाशमान था। दिवाली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आए हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली की त्यौहार की धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जलाकर रखा है, आखिर क्या बात है। रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती थी। वह उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें चंद्र के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहीं अपना आसन लगाकर जम गई। घर में सब सो चुके थे। केवल नंदकिशोर की बहू नींद के कारण ऊँघ रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई और फिर जब उसकी आंख खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी सभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर चंद्र के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन दूर हुए, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारा नगर अंधेरे में था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमा लिया है। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर चंद्र की समझ में आ गया कि उसके बेटे की बहू ने क्यों राजा से ये बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा, मगर चंद्र ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अब हमें राजा का गुस्सा भी ठंडा करना होगा। आप उनसे जाकर कहें कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था कि प्रकाशयुक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था, अतः अंधकार के कारण विपदा टल गई है। फिर ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा। बहू की बात सुनकर चंद्र दरबार में उपस्थित हुआ और बहू द्वारा कहे गए वाक्यों को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में ही प्रसन्न हो गया और चंद्र को राजा ने बहुत सा धन देकर विदा किया।
अब वह अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी दिन बिताने लगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा है, लेकिन यदि वह सबके सब बुद्धिहीन हो तो इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता है। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान है तो वह अपने पूरे परिवार की नाव को खींचकर ले जा सकता है, जिस प्रकार चंद्र के बेटे की बहू ने उसके घर की काया ही पलट कर डाली।